हाय बच्चों, कैसे हो। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने गणित को बनाते होंगे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू एक गाइड सीरीज़ भी चल रहा है और आजकल YouTube लाइव में आप लोग देख रहे होंगे। चूँकि कुछ पोर्शन जो कल चला था वो लाइव सेशन नहीं था और आप लोगों को मिल नहीं पाया है, इसलिए आज मैं उन सारे वीडियो को बताऊंगा जिसमें आप कंटिन्यू हैं। तो मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात, इस चैप्टर में आप लोगों को आज मैं समानुपात पार्ट पे बताऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन, और इसके जो प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन बचेंगे उसको मैं आप लोगों को गाइड सीरीज़ में कंटिन्यू बनाते हुए चलूँगा। आप लोग मेरे गाइड सीरीज़ में भी जा करके देख सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं आप अपने प्रश्नावली को तैयार करने में। जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए आप हमेशा मेरे चैनल को देखते रहो और उसका लाभ उठाते रहो और अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो। तो चलो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ समानुपात क्या है। जैसे कि हमने बहुत सारे अनुपात पढ़ लिए, 3:5, 2:6, 8:10, इस तरह से हमने अनुपात पढ़ा कई तरह से। परंतु आज मैं इस बात को बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र अनुपात है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ पद कुछ भी नहीं है, परंतु यहाँ पर उभयनिष्ठ पद है। देखो यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहेंगे 2×4 8, 2×5 10, यानी कि इसका अनुपात हो गया 4:5। ठीक है, 4:5। यही पहले कितना था, 8:10। तो इस प्रकार के अनुपात को हम तुल्य अनुपात कहते हैं, जिसको कि हम समानुपात के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 4:5 का तुल्य अनुपात है 8:10। दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो समानुपात का होगा। इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। ठीक है, तो 4:5 समानुपात 8:10, इस तरह से हमको ये संबंध बनता है समानुपात का। ये कहाँ से आ गया पता चला कि हम उसके तुल्य अनुपात कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिर से देखिए एक बार, 3/5 है, इसमें हम 2 और 2 ऊपर और नीचे सेम टू सेम गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। इस तरह से ये इसका तुल्य अनुपात होगा। 3/5 का तुल्य अनुपात 6/10। ये दोनों जो हैं, जो तुल्य अनुपात हैं, ये दोनों सम अनुपात में होंगे, यानी कि समानुपात में होंगे। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग समानुपात को डिफाइन करते हैं, यानी कि परिभाषित करते हैं कि जब दो तुल्य अनुपात समान अनुपात में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, समानुपात का होता है। यानी कि कहना चाहिए एक हिसाब से बराबर। जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जब काट देंगे तो वापस ये मिल जाता है, इसलिए बराबर होते हैं। समानुपात को फाइनली क्या लेंगे हम लोग, बराबर के रूप में लेंगे। अब यहाँ पर देखो इनमें संबंध क्या है, एक अच्छा संबंध है, आप ध्यान से देखना। इसको मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। 4/5 बराबर 8/10। आप यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10×4 40 बराबर 8×5 40। इसीलिए इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए 4/5 बराबर 8/10, यहाँ पे गुणा कौन कौन सा हुआ, 4×10 बराबर 8×5। 4×10 बराबर 8×5, इसी से ये प्राप्त हुआ। यहाँ से वापस जाइए कि कहाँ कहाँ पर हैं ये लोग। 4×10 यानी कि ये देखो बाह्य पद, ठीक है, और ये क्या है, मध्य पद, यहाँ से यहाँ तक देखिए, या अंतः पद। दोनों का गुणनफल है 8×5, बाह्य पदों का गुणनफल है 4×10। तो इस तरह से आप ये जो स्टेप है ये अपने आप कट जाता है, इसी स्टेप में आ जाएंगे अगर सूत्र का उपयोग करेंगे कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये जो है मीन वैल्यू बोलते हैं इसको, और ये वाला जो है एक्सट्रीम वैल्यू होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब प्रश्नावली में जाने से पहले कुछ उदाहरणों को और क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को और समझा देता हूँ कि आप लोग और इसको अच्छे से समझ लें, ताकि आपसे अपने से बनने लगे। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे उपयोग करूँगा, उस समय यहाँ पर जो फार्मूला बोल रहा हूँ उसको एक बार लिख के बता दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम उदाहरण 9 की ओर। उदाहरण 9 पेज 139। इस तरह से आप अपने कॉपी में भी लिखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि किस
पेज में मैं जाऊं तो मेरे को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चूंकि मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, खाली दिया है, में से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लिए होंगे, या किताब सामने रखिए। 7 3 21 का चतुर्थानुपाती, 7 3 21 का चतुर्थानुपाती माने 4। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, 4 ठो है हमारे ABCD, और ये इस अनुपात में है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग A/B बराबर C/D। अब इसको आगे और एक स्टेप हल करेंगे तो क्या मिलता है, A गुणित D बराबर B गुणित C। यही होता है, यही स्टेप आपको, यही क्रम याद रखना है, ऐसे ही हल करते जाना है। अब यहाँ पर आ गए तो क्या मिलता है, देखो A गुणित D, ये क्या है, बाह्य पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल आप लिखो डायरेक्ट, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर B गुणित C, क्या है, मध्य पदों का गुणनफल। आ गई बात समझ में। इसी चीज को आप इस डायरेक्ट को लिख करके ये पदों से भी बच सकते हैं, यानी कि आपका टाइम बच सकता है। तो टाइम बचाते हुए हम लोग इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्थानुपाती माने चौथा वाला अनुपात, 1 2 3 कंटिन्यू दिया है, चौथा को आप ले सकते हैं ABCD XYZ जो भी लेना चाहें, जैसे कि ये 7 3 21, चौथा को हम ले लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। अब ये A को हमको निकालना है, तो ये 4 जो दिया गया है ये समानुपात में है, ऐसा है इसका प्रश्न का उद्देश्य। तो क्या हो जाएगा, ये 7:3 समानुपात 21:A। अब यहाँ पर या तो इस बटे रूप में आगे बढ़ते जाओ, या तो डायरेक्ट इस पद को लिख लो, ठीक है, जिसमें भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 7/3 बराबर 21/A। उसके बाद क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणित A बराबर 3 गुणित 21। इसको गुणा करके लिख देंगे तो आपको फिर से काटने वाला काम करना है, इसलिए बिना गुणा किए भी आगे बढ़ जाइए। तो आपको क्या मिलेगा, A बराबर 3 गुणित 21, यहाँ गुणा था, 7 इधर आकर के भाग हो जाएगा, और इसको आप कटा सकते हैं, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 गुणित 3 बराबर 9। A का मान कितना प्राप्त हुआ हमको, 9, यानी कि चतुर्थानुपाती इसका 9 होगा। आ गई बात समझ में। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। उदाहरण 10 में लिखा है, देखिए, संख्याओं 54 71 75 व 99 में से क्या घटाया जाए कि शेष फल समानुपाती हो जाएं। इसमें से क्या घटाना है, समानुपाती होंगे। यदि इसमें से क्या घटाना चाहेंगे, ABCD या XYZ, आप जो चाहें। फिलहाल मैं यहाँ पे x घटा देता हूँ। यहाँ से यदि x घटाते हैं तब ये समानुपाती होंगे। अब यहाँ पर x को किस तरह से घटाना है वो मैं आप लोगों को बताते हुए आगे चलता हूँ। देखो ध्यान से, 54 में से x घटाना है, एक पद हो गया। दूसरा 71 में से x घटाना है, दूसरा पद हो गया। और 75 में से x घटा देते हैं, तीसरा पद हो गया। और 99 में से x घटा देते हैं, ये चौथा पद हो गया। इस तरह से 4 पद लिखेंगे, और चूंकि घटा चुके हैं इसलिए किस में होंगे, समानुपात में हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखना है, 54 ऋण x अनुपात 71 ऋण x समानुपात 75 ऋण x अनुपात 99 ऋण x। ये हो गया। अब इसका मतलब आप समझते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूं, यहाँ पर जो बटे वाला पद आता है वो नहीं लगेगा। क्या करना है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 71 ऋण x गुणित 75 ऋण x बराबर 54 ऋण x गुणित 99 ऋण x। ये हो गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट सूत्र का उपयोग किया, किसी प्रकार के कोई नंबर की कटौती नहीं होगी। आप परीक्षा में भी ऐसे ही बनाएंगे। तो आ गई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको हल करना है, ब्रैकेट खोलना है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर 54 गुणित 99 हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को कक्षा 9वीं के चैप्टर में पढ़ाया होगा, या वैदिक गणित सेक्शन में आप जा सकते हैं मेरे चैनल में। वैदिक गणित के अंतर्गत आप लोगों को 99 का गुणा करने से कितना जल्दी कर सकते हैं वो बताया गया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर भी बताऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे तो जान जाएंगे यहाँ पर। और जा करके और भी बहुत सारे
गुणा करने की जो प्रक्रिया है उसको वैदिक गणित के अंतर्गत जो एपिसोड बने हुए हैं वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 71 को 75 से गुणा करना है, इसका भी मैं तरीका बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो एक लाइन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको 71 गुणित 75, ये एक हो गया। दूसरा 71 का ऋण x से और 75 का ऋण x से डायरेक्ट करेंगे, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर लीजिए और x दोनों में आ गया तो क्या बचा 71 और 75, 71 धन 75। अगर इसको डायरेक्ट ओपन करना चाहेंगे तो भी ऐसा होगा। देखिए मैं उसको भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसका जब 71 के साथ गुणा करेंगे माइनस का, ये 71 का 75 से हो गया, अब 71 का माइनस x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 71x हो जाएगा, और फिर 75 का करेंगे तो माइनस 75x हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, x इंटू एक्स हो गया, यानी कि x स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमने क्या लिखा था कुछ देर पहले, आपको सीखना है ना तो अच्छे से सीख लो ताकि कभी शॉर्टकट भी किया जाए तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर माइनस को बाहर कर दिए, x को बाहर कर दिए, तो 71 धन 75 ही तो लिखे थे ना। देखो ना पिछला जा करके, थोड़ा सा बैक जाओ और देखो वही लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन करके लिखे क्योंकि फिर से एक बार क्लोज करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब बराबर 54 गुणित 99, इसका भी सरलीकरण बताऊंगा मैं कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर अलग अलग लिखे ना, अब वहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर माइनस एक्स बाहर आया और माइनस एक्स बाहर आने के बाद फिर क्या हुआ 54 और 99 का धन हो जाएगा। आ गई बात, ये अलग अलग लिखा गया है एक साथ, इसको भी खोलेंगे तो ऐसा ही पद में मिलेगा। अब यहाँ पर क्या आता है माइनस एक्स का गुणा कर देंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, अगर कटाने का तरीका आपको मालूम है तो इसी लाइन में थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर के इधर है, बराबर के उधर है, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो 71 गुणित 75 करना है। आप लोग जान रहे हैं 75 रुपये बोलूँगा, डबल करो बोलूँगा तो आप फट से बोल दोगे कि 150 रुपये होगा। इस तरह से आप भी यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 75 का पहाड़ा पूरा याद नहीं है लेकिन कैसे बनाना है वो बताता हूँ। देखो 75 एकम 75 का 5 हासिल पाई कितना आया 7, लिखे रहो यहाँ पर। ठीक, अब देखो 75 को 7 से गुणा करना है तो मैं क्या बताया 75 को डबल किए तो कितना हो गया 150 हो गया ना, 1.5 हो गया। अब 1.5 को यहाँ पर देखो 7 है, 3 बार कर दो तो 6 बार खत्म हो गया, तो कितना हो गया 75 को 6 बार करने के बजाय हम 1.5 को 3 बार करते हैं। तो आप लोगों को ऐसी पहाड़ा थोड़ा याद रहता है कि 150 रुपये 3 बार कर दिए तो 450 रुपये हो गया। 60 से 400 में फिर बचा हुआ एक हिस्सा और है, माने कि एक और 75 बचा है, कितना हो गया 525 हो गया। 525 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 532 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया 5325 रुपये यहाँ पे हो गया। आ गई बात समझ में कैसे करना है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ऋण 71x ऋण 75x दोनों जुड़ जा रहे हैं, यहाँ पर भी जुड़ रहा है। देखो ये कितना हो गया, ये ऋण का ऋण तो होगा लेकिन 71 और 75 जोड़ने से कितना हो जाता है 146x। ठीक है, इधर कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 54 गुणित 99, आपको याद दिला दे रहा हूँ। आप वैसे मैं डायरेक्ट करूँ तो तुरंत आएगा, ठीक है, लेकिन कैसे करना है उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहीं पे याद दिला देता हूँ। मेरा उस वीडियो तक जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो जा सकते हैं बाद में। यहाँ पर देखो क्या आता है 54 गुणित 99, क्या करना है इससे एक कम करना है, कितना आया 53। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट दिमाग से भी करेंगे तो जल्दी होगा, वहाँ पे होता तो हम डायरेक्ट करते। अब इस 53 को यहाँ से घटा दो, 9 में 3 गया 6 और 9 में 5 गया 4, ये आया इसका आंसर 5346। आ गई बात समझ में? कितना जल्दी हुआ। देखे यहाँ पर इसका उपयोग किया गया है। 99 का कैसे उपयोग करते हैं ये वैदिक गणित में है। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का माइनस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 99 यहाँ से एक ले लो तो 100 हो गया, 153 हो गया। ऐसा अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, 153x हो गया। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इधर का x वाला पद बड़ा है और ऋणात्मक है तो इधर ले आते हैं, और इधर वाला ये पद छोटा है उस साइड है, उसको उस साइड भेज देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखिए 153 ऋण 146 दोनों में है तो x को बाहर लिख सकते हैं ऐसा, बराबर 5346 ऋण 5325 कितना होगा, घटा दो भाई, इसमें कितना आता है यहाँ पर 21। इधर का कितना बच रहा है, बच रहा है 7x।
7x बराबर 21, इसलिए x बराबर 21/7, 7 तिया 21। x का मान क्या मिला हमको 3, यानी कि इसमें से 3 यदि हम घटाते जाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, ये समानुपात में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारा प्रक्रिया तो करना पड़ेगा, है ना, समझ बना के करना पड़ेगा, लेकिन है सब सरल। देखो खाली गुणा भाग धन ऋण, जो कि आप बचपन से क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं, धन ऋण गुणा भाग, ठीक है, तो अच्छे से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अनुपात और समानुपात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, वो है सतत अनुपात। सतत अनुपात क्या होता है? हम सतत अनुपात उसको कहते हैं जो न टूटे। उदाहरण के लिए देखो, मैं यहीं पे करते जाता हूं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F, आखिरी तक, जहां तक चाहो आप। मान लीजिए 4 ठोका करना है तो यहाँ तक अटक जाएगा, 6 ठोका यहाँ अटक जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यू सतत अनुपात। अब ये सतत अनुपात का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखो। इसका मतलब ये है कि A अनुपात B है तो A/B हो गया। अब यहाँ से खिसकोगे तो B अनुपात C है तो ये B अनुपात C हो गया, और उसके बाद फिर आओगे तो C अनुपात D है। आ गई बात समझ में? और ये भी अनुपात में है। तो इस तरह से जो अनुपात होता है सतत अनुपात कहलाता है, यानी कि हमारे कितने भी पद हों अगर वो सतत अनुपात में हैं तो इस तरह से उनको A/B और B/C और C/D के रूप में लिखा जा सकता है। इस पर हमारे बहुत सारे अच्छे चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला मध्य पद, मध्यानुपात, उसके बाद आता है तृतीयानुपात, और इससे पहले पढ़ चुके हैं चतुर्थानुपात। हम लोग पढ़ चुके हैं चतुर्थानुपात को। तो इस तरह से हम लोग मध्यानुपात और तृतीयानुपात को सतत अनुपात के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सतत अनुपात के अंतर्गत जब हम मध्यानुपात और तृतीयानुपात को पढ़ते हैं तो सीधा उदाहरण लेकर के चलते हैं। देखिए आपके किताब का उदाहरण 11 और पेज 140, 6 और 54 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 6 और 54 का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, मध्य में बोल रहा है मैंने बीच में ठूस देना है, ठीक है। तो बीच में ठूसने का मतलब क्या हुआ, हमको एक 6 मिला था, एक 54 मिला था, इन दोनों के बीच का निकालो बोलता है। तो बीच में चलो न भाई ये ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, 3 पद मिल गया हमको। 3 पद को हम क्या करेंगे, अब सतत अनुपात में रखेंगे। सतत अनुपात माने क्या हो गया हमारा, 6 अनुपात A अनुपात 54, ठीक, सतत अनुपात हो गया। अब ये अनुपात इस नियम से जो हमने सीखा है अभी, उस आधार पे क्या लिख सकते हैं, 6/A बराबर A/54। आ गई बात समझ में? ये हो गया हमारा मध्यानुपात के रूप में। इसको मैं सूत्र के रूप में बता दूंगा, अभी तो हल कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तब ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो A गुणित A का वर्ग हो गया, बराबर 6 गुणित 54, 6 गुणा 54। जब हम इसको A निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में जाएगा और ये वर्गमूल बनेगा, और ये 6 गुणित 54। अब इसको हम चाहें तो गुणा कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग वर्ग वाला जो पहाड़ा है आपको कहाँ तक आना चाहिए, 30 तक, और घात 3 वाला पहाड़ा जो है वह कहाँ तक आना चाहिए, 20 तक। अगर ये याद कर चुके हैं तो यहाँ पे इजी जाएगा, आप गुणा कर लो, मैं बोलूँगा। बाय द वे आपने नहीं किया है तो क्या करोगे, उसका छोटा रूप में बताता हूँ, ध्यान से देखिए। A बराबर प्लस माइनस वर्गमूल का चिन्ह, 6 को 6 रहने देते हैं, और ये 6 गुणित 9 होता है, ये जान रहे हैं, 6 9 54। और इस 9 को भी हम लोग क्या लिख देंगे अब, 3 गुणित 3, ठीक है। अब जो जोड़ी में है जिसका वर्गमूल निकालते हैं तब क्या मिलता है हमको, ये प्लस माइनस एक जोड़ी का 6 का आ गया और 3 की जोड़ी का गुणित 3 आ गया। तो क्या मिला हमको, बराबर 6 3 18, प्लस माइनस 18 मिला। चूँकि ये जो पद है हमारा, ये जो क्रम है धनात्मक में ही चल रहा है, इसलिए ये हम लोग क्या करेंगे, वर्ग वाला जो ये पद है इसका प्लस माइनस न ले करके डायरेक्ट इसका हम लोग प्लस वाला को ही ले लेंगे। तो उनके बीच में जो आएगा वह क्या हो जाएगा, 18 होगा। तो इसके इन दोनों के बीच में आने वाला चीज़ क्या है, 18, धनात्मक 18, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को एक बार आप लोगों को ABCD में बताता हूं, जो कि आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में कभी भी पूछ देता है कि A और B का मध्यानुपाती क्या होगा। ध्यान से देखो, A और B का मध्यानुपात, सेम टू सेम प्रश्न दिख रहा है। अब क्या करेंगे, A
अनुपात सी अनुपात बी, बीच में क्या डाल दिया हमने, सी डाल दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होता है, ए बटे सी बराबर सी बटे बी, या सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए बी, या सी बराबर प्लस माइनस रूट ए बी। देखो इस रूप में जानना जरूरी है, प्लस माइनस इसलिए यहाँ पे लिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस टाइप से आपको मिल जाएगा, खाली स्थान भरो वाला में इस टाइप से मिल जाएगा, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का मैंने इस तरह से हल बताया। परंतु आप इसको जब दोबारा करेंगे तो आप माइनस वाला बिना किए डायरेक्ट कीजिए, आंसर आपको 18 मिलेगा, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, ध्यान से देखो ए बी का तृतीय अनुपात। अभी मैं सूत्र वाला पहले बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीसरा पद हमने सी डाल दिया, तीसरा चाहिए था हमको, तो यहाँ पे सी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिए। तो इसको क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब दोबारा क्या लिखेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। यहाँ पे क्या होता है, हमको सी वाला पद जो है निकालना है, ध्यान से रखिए, है ना। उस समय भी सी था लेकिन बीच का पद था, यहाँ पर सी आखिरी पद है। तब इसका क्या मिलेगा हमको, ए गुणित सी बराबर बी गुणित बी, यानी कि सी बराबर बी वर्ग बटे ए। इस बात को ध्यान में रखिए, तृतीय पद जो होता है क्या हो गया, बी वर्ग बटे ए आएगा, जो दूसरा पद दिया रहेगा उसका वर्ग रहेगा और पहला पद जो है उसका नीचे में रहेगा, हर में रहेगा। इसका अब हम उदाहरण के रूप में बनाते हैं। 8xy और 4x² का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, 8xy और 4x² का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी जैसा हमने किया था वैसा ही कर लेते हैं। 8xy अनुपात 4x² अनुपात कैपिटल ए, ठीक है। चूंकि XYZ या स्मॉल bc भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप स्वतंत्र हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, 8xy बटे 4x² बराबर 4x² बटे ए, गुणा करेंगे तिर्यक तो क्या हो जाएगा, ए गुणित 8xy बराबर 4x² गुणित 4x² अब ए बराबर क्या लिखें डायरेक्ट, 4x² इंटू 4x² बटे 8xy। अब आप जितना कटता है कटा लीजिए, तो कितना कटेगा, ये देखो एक x है, इसका वर्ग वाला सेक्शन हट जाएगा, एक ठो बचेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ध्यान में रखो कौन सा कहाँ का है। अब यहाँ पर y एक बचा था, इस y को इस y से काट देते हैं। यहाँ एक x बचा है, केयर कीजिएगा, है ना। तो मिला क्या हमको, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ एक x बचा है, y कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा है 2, तो पहले 2 को लिख लो। उसके बाद x का घात 2 है और यहाँ पर एक x है, तो x का घात 3 हो गया और एक ठो y बचा है, यही हमारा आंसर होगा। इसका जो तृतीय अनुपात होगा 2x³ होगा। आ गई बात समझ में। तो आप लोग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों को किए और आगे भी करते रहेंगे, मुझे आशा है। इसकी जो प्रश्नावली है उसको जानना है आपको और उसको अच्छे से करना है, तो आप मेरे गाइड सीरीज में चले जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि आपके मित्र भी इसके लाभ उठा सकें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।